हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वर्ल्ड की आपकी अपनी दुनिया। कौन सा चैनल? एडमिनिया। कौन से सर? कौशल सर। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर। कौन सा? चैप्टर 10th, जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशन। क्या नाम है? ग्रेविटेशन। ओके, तो थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं चैप्टर 8th और 9th में हमने क्या पढ़ के आए हैं। ओके, चैप्टर 8th मोशन था जी, जिसमें हमने पढ़ा था मोशन क्या होती है, कब किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बोला जाता है। ओके, और मोशन के काइंड्स कितने हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एटसेट्रा। उसके बाद 9th में हमने डिस्कस किया कि मोशन क्यों होती है, व्हाट काजेज द मोशन, व्हाट काजेज द मोशन, मोशन क्यों होती है जी। मोशन के कारणों का पता लगाया, फिर 3 लॉ पढ़े, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ मोशन का। तो इस चैप्टर में हम एक और एसेप्ट्स पढ़ेंगे, एक और एसेप्ट्स कि पहले ग्रेविटेशन क्या है डेली लाइफ में। जैसे हम देखते हैं, शुरुआत भी करेंगे अभी, कि अर्थ से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हम फेंकते हैं तो वो नीचे आता है, एकदम से कहाँ आएगा? नीचे आएगा, यानी कि अर्थ अट्रैक्ट करती है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, तो जल्दी से बूस्टअप हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए। ओके, तो शुरुआत करते हैं कि चैप्टर नंबर 9th में हमने ये तो पढ़ा कि व्हाट काजेज मोशन, व्हाट काजेज मोशन। फर्स्ट लॉ ने ये बता दिया कि मोशन में रखने के लिए एक नेसेसरी फोर्स चाहिए। जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके ऊपर एक फोर्स चाहिए, स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। रेस्ट में है तो अदरवाइज रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तो अब एक सिंपल और बात डिस्कस करनी है हमें यहाँ पर। जब कोई ऑब्जेक्ट को डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जी, इसको ऊपर फेंकते हैं आप, ऊपर फेंका, कहाँ आया? नीचे आया। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। किसी क्रिकेटर ने शॉट मारा, बहुत दूर लाइटों से ऊंचे गई बॉल, जाती है वापस अर्थ पे आ जाती है। ऐसा ही है जी। ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे वापस नहीं आता है? कोई है तो बताना मेरे को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको हम अर्थ से ऊपर फेंके ऐसे और वो वापस ही ना आए जी। ओके, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो हमने ये सीख लिया है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आता है, नीचे आता है। अर्थ पूछती है भाई उससे, कहाँ चला भाई? वापिस आ, है ना? ऐसा ऐसा है। तो मन में क्वेश्चन अराइज होना ऑब्वियस है कि क्या है जो उस ऑब्जेक्ट को वापस बुला रहा है। अब अर्थ तो ऐसा थोड़ी है अर्थ उसको पकड़ के हाथ में खींच के लेके आ रही है, नहीं। यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है अर्थ, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर नहीं जाने दे रही है ना। यानी कुछ ना कुछ क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। और बात यूनिवर्स में जाएं, जैसे मून, मून अराउंड सन, जो मून है अर्थ के अराउंड मूव करता है, अर्थ है सन के अराउंड मूव करती है। ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट है जी, 9 नहीं है, 8 है। वो सारे के सारे किसके अराउंड? सन के अराउंड मूव करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक इनविजिबल फोर्स, जो जिसको बोलते हैं कि अदृश्य ताकत है, जो उनको घुमा रही है। वो अपने आप तो नहीं घूम रहे हैं ना ही कोई ऊपर जाकर के उनको धक्का दे रहा है। तो इन सभी मोशंस के पीछे कुछ न कुछ फोर्स है जो वो रिस्पॉन्सिबल है। क्या है? कुछ न कुछ फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो उन सभी को मोशन में रख रहा है, जो उन सभी को मोशन में रख रहा है। तो इस रिगार्ड में सबसे पहले जो स्टडी की, किसने की जी? किसने की? न्यूटन ने की, सर आइजक न्यूटन। नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। मार्कर नया लेके आए हैं जी, इसलिए थोड़ा सा नैरो चल रहा है, थोड़ा सा जैसे जैसे घिस जाएगा ब्रॉड हो जाएगा, अच्छे से दिखेगा। आज बिल्कुल नया मार्कर है जी। ओके,
तो सर आइजैक न्यूटन ने इस रिगार्ड में स्टडी शुरू की थी। पहले बताया था ना मोशन के बारे में, जब तो गैलीलियो और न्यूटन का नाम जो चैप्टर 9 में भी पढ़ा था, तो यहाँ पर भी सर आइजैक न्यूटन का नाम, और वो कहानी भी आपने पढ़ाई होगा जो फेमस है। तो क्या कहानी थी जी वो, कि एक बार न्यूटन जी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ऊपर से एप्पल आके गिरी, तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, भाई ये एप्पल है, ऊपर क्यों नहीं गई, नीचे ही क्यों आई। तो उन्होंने आइडिया लगाना शुरू कर दिया। ठीक है जी। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या बताया कि एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। क्या है? एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। फोर्स किसके लिए? फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल for the downward motion of an apple. जो एप्पल को नीचे लेकर आ रहा है वो एक फोर्स है जिसका नाम न्यूटन ने क्या दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ओके। तो जो एप्पल थी वो अर्थ ने नीचे खींची, उसके लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया। क्या दिया गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब क्वेश्चन राइज ये हुआ न्यूटन के माइंड में, क्या कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर, जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डाउनवर्ड के लिए, तो क्या जो अर्थ है जो मून को अट्रैक्ट करती है वो भी फोर्स यही है? जो मून है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड अर्थ और अदर प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, क्या उन सभी की मोशन के लिए भी सेम फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है? क्या ऐसा है? तो न्यूटन ने सोचना शुरू किया जी, अगर कि जो अर्थ है जब इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है तो उसने क्या आर्ग्यूमेंट लगाया कि अर्थ आल्सो अट्रैक्ट्स मून, कि धरती ने चांद को भी अट्रैक्ट करना चाहिए। किसको भी? चांद को भी अट्रैक्ट करना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को कर रही है, क्योंकि दोनों के लिए क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर अट्रैक्ट करती है अर्थ, तो जो चांद है वो मून पे आके क्यों नहीं गिर रहा? जो चांद है अर्थ पे आके क्यों नहीं गिर रहा है? कहने का मतलब क्या है? अगर अर्थ है जो मून को अट्रैक्ट कर रही है, तो मून है अर्थ पर आकर क्यों नहीं गिर जाता? अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो मून है सर्कुलर मोशन में घूमता है जी, ये भी पता ना आपको। जैसे ये होते हैं ना सर्कुलर मोशन, दूर रहना जी लग जाता है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ये मोशन है जी, ये मोशन है ना। तो जो सर्कुलर मोशन चैप्टर 8 में पढ़ी थी उसको देखते हैं एक बार, कि जो मून है, ये मान लीजिए अर्थ है, ये है अर्थ, इसके अराउंड मान लीजिए घूम रहा है मून। क्या घूम रहा है? मून। ठीक है। तो अर्थ के अराउंड अगर मून घूम रहा है तो मून अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिरता जी? अब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जैसे ये है, तो इसके लिए एक फोर्स चाहिए जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि
जब अर्थ और मून जो ये सिस्टम है हमारा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को गोल गोल घुमा रहा है, यानी कि इसके सेंटर के अलोंग ऐसे, यहाँ पर कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग का मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला। तो ये केस हो गया जी। अब ये जैसे मैंने घुमाया, ये देखा आपने कि जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे ऐसे। तो जो मेरा हैंड है ना, जहाँ से मैंने पकड़ के घुमा रहा हूँ, मेरे हाथ की तरफ, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है उसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमेगा उसमें सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल या सेंटर सीकिंग फोर्स। तो इसीलिए जो अर्थ है ना मून को अट्रैक्ट कर रही है, वही फोर्स मून को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। दैट्स व्हाई मून डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ। जो मून है वो अर्थ पे क्यों नहीं गिरेगा जी, क्योंकि जो अर्थ और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से तो मून सर्कुलर पाथ में घूम लिया। अब वही फोर्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल है उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। सर्कुलर पाथ में मून अपने आप थोड़ी घूम रहा है, ना ही प्लेनेट है जितने वो 8 प्लेनेट अर्थ के सन के अराउंड घूमते हैं, वो भी नहीं। उनमें भी एक इनविजिबल फोर्स है, दैट इज सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सन सबसे बड़ा मेंबर है हमारे सोलर सिस्टम का। सबसे बड़ा मेंबर कौन है जी, सन है। इसीलिए जो 8 के 8 प्लेनेट हैं वो सारे सन के अराउंड घूमते हैं, उनमें भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब अगर ये फोर्स नहीं होता तो मून स्ट्रेट लाइन में मूव करता। जो मून है वो कौन सी मोशन करता, स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसी जी, स्ट्रेट लाइन मोशन। मून की स्ट्रेट लाइन मोशन होती। कैसी मोशन होती जी, स्ट्रेट लाइन मोशन होती। ओके, तो एक और ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए आपने एक रस्सी लेकर के उसके एक सिरे पे पत्थर बांध रखा है, आप उसको ऐसे घुमा रहे हैं। आप जब उसको छोड़ते हैं तो उसकी मोशन को नोट कीजिए, कैसी मोशन होती है उसकी, वो टेंजेंट के अलोंग जाता है। जैसे मान लीजिए डायग्राम में देखें दोबारा, एक स्टोन, ये रस्सी आपकी, यहाँ पर आपने एक स्टोन बांध रखा है ऐसे, ठीक है जी। आप यहाँ पर खड़े हुए घुमा रहे हैं उसको, आपके हाथ में रस्सी है ये, ऐसे ऐसे आप उसको घुमा रहे हैं। ओके, तो जैसे ही आप घुमा कर उसको, मान लीजिए यहाँ पर आपने छोड़ दिया रस्सी, जब यहाँ पर थी ऐसे, तो वो ऐसे जाएगा जी। यहाँ पर छोड़ेंगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ पर छोड़ेंगे तो ऐसे जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि टेंजेंट के अलोंग जाएगा, टेंजेंट के अलोंग जाएगा। जब मोशन सर्कुलर होगी किसी ऑब्जेक्ट की और उस ऑब्जेक्ट को आप रिलीव करेंगे, छोड़ेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट टेंजेंट के अलोंग जाएगा। किसके अलोंग जाएगा, टेंजेंट के अलोंग। अब टेंजेंट क्या होता है बच्चों, ये भी सीख लो आप। टेंजेंट का मतलब होता है टच करके जाने वाली लाइन। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, क्या है, सर्कल। अब इसके किसी भी पॉइंट पर ये ऐसे लाइन खींच दो, ये इसकी टेंजेंट लाइन क्या बन गई, ये टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन जिसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श। स्पर्श का मतलब छू कर जाने वाली लाइन। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रा हो सकता है। कितना ड्रा हो सकता है, एक ही टेंजेंट ड्रा हो सकता है। तो जब भी सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा और उसको मतलब अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा वो, तो टेंजेंट के अलोंग जाएगा। ऐसे आप ये स्टोन वाला केस करके भी देख सकते हैं, जब आप उसको छोड़ेंगे तो सीधी लाइन में। तो ये होता है। अगर मून पे भी वही बात दोबारा फिर देखें,
अगर मून सर्कुलर नहीं घूमता तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता, तो मून की मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होती। कैसी मोशन होती जी? स्ट्रेट लाइन मोशन मून की भी। ठीक है, अब दूसरी जो मेजर एक्सेप्ट यहां पर देखेंगे कि अदर प्लेनेट हैं जो मून को छोड़कर, जैसे मून अर्थ के अराउंड घूमता है, तो अदर प्लेनेट के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अदर प्लेनेट्स हैं जो, कितने बच गए हैं जी? 8। कितने प्लेनेट बच गए हैं? 8। तो जो अदर प्लेनेट्स हैं 8 है, वो सन के अराउंड घूमते हैं, ये बात भी बता दीजिए। अब सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमते हैं, ये बात भी होली। अब दोबारा पहले एग्जांपल पर चलते, जो न्यूटन ने सोचा था कि जो एप्पल है वो अर्थ ने खींची अपनी ओर, अर्थ ने अपनी ओर एप्पल को खींचा था, ये बात ठीक है ना जी? क्योंकि अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसकी वजह से एप्पल नीचे आई। न्यूटन ने ये बात बता दी। और सेम फोर्स से रिस्पॉन्सिबल है जितने भी सेलेशियल ऑब्जेक्ट हैं, खगोलीय वस्तुएं हैं, उनकी मोशन के लिए ब्रह्मांड में यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब न्यूटन ने ही अपना ही लॉ यूज करा, कौन सा? थर्ड लॉ। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अर्थ ने एप्पल पर फोर्स लगाया है, ठीक है, ये मान लीजिए एप्पल है जी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एप्पल ने भी अर्थ पर फोर्स लगाया होगा। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एप्पल भी अर्थ पर फोर्स लगाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे सन अदर प्लैनेट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, घुमा रहा है, क्या वो प्लैनेट भी सन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं? जैसे यहां पर अर्थ ने एप्पल पर फोर्स लगाया है, ठीक बात है, ये थर्ड लॉ पढ़ा है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होते हैं, कि अगर अर्थ ने सेब पर फोर्स लगाया है तो सेब ने भी अर्थ पर फोर्स लगाया है। ठीक है जी। तो ऐसी ऐसी शुरू में न्यूटन ने क्या करी? कंजेक्चर्स करी। क्या करी? कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगा दिया क्या? कि ये सारी जो मोशंस हो रही हैं, अर्थ वाली भी ब्रह्मांड वाली भी, इन सभी के लिए एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और उसका नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब इस एग्जांपल में भी यस, एप्पल ने भी अर्थ पर फोर्स लगाया है, लेकिन अर्थ इतनी ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू दी एप्पल कि जो एप्पल का फोर्स है वो अर्थ का कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा है ना जी। एप्पल ने फोर्स लगाया है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अर्थ हमारी इतनी भारी है एप्पल के मुकाबले में कि जो एप्पल का फोर्स है वो अर्थ को कुछ भी नहीं कर पा रहा है, एज इट इज ही रह गई है। इसीलिए तो हमें महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एप्पल ने फोर्स अर्थ पर लगाया और अर्थ में मोशन हो जाए तो भूकंप नहीं आ जाएगा, खींचने लग रहा है कोई हमारे अर्थ को। तो जो ऑब्जेक्ट हैं डेली लाइफ के जनरली, वो अर्थ पे जैसे ऊपर फेंकते हैं, फोर्स तो लगाते हैं, लेकिन अर्थ मैसिव होने की वजह से उनके द्वारा लगाए गए फोर्स का अर्थ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए हम अर्थ के मोशन को महसूस नहीं कर पाते हैं। ये मान के चलिए कि अर्थ है रेस्ट में ही रहती, जैसी है वैसी ही रहेगी। अब ये सारे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अर्थ ने फोर्स एप्पल पे लगाया, एप्पल ने अर्थ पर लगाया, मून ने अर्थ पर लगाया, अर्थ ने मून पर लगाया, सन ने प्लैनेट्स पे लगाया, प्लैनेट्स ने सन पे लगाया। तो इसी बात को जनरलाइज करते हुए, एक बड़े लेवल पर देखते हुए, तो न्यूटन ने क्या बोल दिया जी कि एवरी ऑब्जेक्ट, केवल यही नहीं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, आप हैं, हम हैं, चेयर, जो भी कुछ है, वो सभी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो क्या बोल दिया है न्यूटन ने? इन सभी कंक्लूजन्स के आधार पर निष्कर्ष क्या निकाल दिया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts other objects
with a force, with a other objects लिख लीजिए, with a force called gravitational force, called gravitational force। समझ में आई जी बात कि इन सब बातों का कंक्लूजन देखते हुए न्यूटन ने क्या बोल दिया कि कोई भी वस्तु है ब्रह्मांड में, वो प्रत्येक दूसरी वस्तु को आपस में, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। कुछ भी है जी, चाहे जिसमें मास है ना, जिस भी बॉडी का मास होगा वही तो यूनिवर्स में आएगी। जिसमें मास आ गया उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया जी। आप हैं, हम हैं, आपस में सभी फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अब क्वेश्चन ये राइज हो गया है कि अगर अट्रैक्ट करते हैं सर, तो हमें पता क्यों नहीं चलता? हम कुर्सी की तरफ क्यों नहीं खींचे जाते? कैमरे की तरफ क्यों नहीं खींचे जाते? क्लास में बैठते हैं हम तो बिल्कुल पास पास बैठते हैं, हमें फिर भी नहीं पता चलता। अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, हमारे जो बीच में होता है, जैसे दो स्टूडेंट बैठे हैं उनके बीच में है, या डेली लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके और आपके बीच में है, वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, वो हमें महसूस होगा ही नहीं। कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो डेली लाइफ के हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में बहुत ही कम होता है, ना के बराबर मान सकते हैं जी। समझ में आई बात? इसीलिए नहीं महसूस होता। लेकिन सिग्निफिकेंस क्या हुई फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो भी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि जब बड़े बड़े जैसे अर्थ है, सन है, बहुत भारी भारी ऑब्जेक्ट हैं, कोई एस्ट्रॉयड है, मिटियोर है, वहां पर ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां पर सिग्निफिकेंट रोल, इसका महत्व बहुत है। ठीक है जी। अब ये बात तो पता चल गई जी हमें। थोड़ी सी समरी एक बार देखें कि डेली लाइफ में हमने देखा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर फेंकते हैं तो वो अर्थ अपने ओर खींच लेती है। तो न्यूटन ने आर्ग्यूड किया, सुझाव दिया कि जो एप्पल नीचे गिर गई थी, ऐसे ही मून की मोशन होती है, ऑल प्लैनेट्स की होती है, सर्कुलर मोशन वाला पढ़ लिया है। एप्पल ने फोर्स अर्थ पे लगाया, अर्थ ने एप्पल पे लगाया। तो इन सभी कंक्लूजन्स के आधार पर न्यूटन ने एक स्टेटमेंट बोल दी, क्या? कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट है जो यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के द्वारा खींचता है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका एक स्पेशल नाम बन जाता है अर्थ के केस में, ग्रेविटी। क्या बन जाता है? ग्रेविटी, जिसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। अब ये तो बात ठीक बोल दी न्यूटन ने कि फोर्स तो लगता है। अब कितना लगता है जी? फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। बाकी वाले फोर्स तो 9th यूनिट में मेजर करे, जैसे F बराबर m इंटू में a। फोर्स निकालना तो मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, इसको कैसे मेजर करें? इसको कैसे मेजर करें? तो उसके लिए हमारे पास है क्या? यूनिवर्सल या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा लॉ आएगा जी? यूनिवर्सल। थोड़ा टाइम देख लेते हैं कितना हो गया है, डरना नहीं है। 23 मिनट हो गई हैं जी। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलेगा? थोड़ा डिटेल में तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जी। तो थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलेगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। जो फोर्स उनके बीच में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है जी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। ओके, तो जो न्यूटन्स का लॉ है, यूनिवर्सल लॉ, जिससे हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एंजॉय करें। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with Newton's law of gravitation. Okay.